चलिए, तो आज की जो हमारी ये क्लास है समाजकारी पर आधारित है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो क्लास 7 to 8 PM होती है वो UGC नेट पर ही बेस्ड होता है ना। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। और यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो समाज कार्य अभ्यास का बदलता हुआ प्रसंग आपको दिखाई देगा, एक पॉइंट जिनके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आज समाज कार्य अभ्यास से संबंधित कुछ नवीन दृष्टिकोण, उसकी प्रवृत्तियाँ और चुनौतियाँ। बहुत ही आसान सा ये टॉपिक है। यहाँ फैक्ट प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं बनेंगे। यहाँ बेसिकली आपसे जो प्रश्न बनेंगे अभिकथन और तर्क पर बनेंगे, या आपसे यहाँ एक प्रश्न बनेगा कि निम्न बिंदुओं पर विचार करें, निम्न बिंदुओं पर विचार करें। ठीक है, 4-5 पॉइंट रहेगा, आपको कोड के आधार पर इसको चुनना होगा। इस टॉपिक से 2 तरीके के सवाल बनेंगे। ज़्यादा उम्मीद 80% जो है UGC नेट फोकस करेगा आपका निम्न बिंदुओं पर विचार करने के संबंध में। नवीन दृष्टिकोण का मतलब होता है कि आज के समय में 19वीं सदी में 21वीं सदी की बात कर रहा हूँ कि जो नवीन दृष्टिकोण है वो व्यवसाय समाज कार्य किस रूप में आया और व्यवसाय समाज कार्य की क्या भूमिकाएं रही हैं, और उन्हीं के अंदर कुछ आपको मिलेंगी चुनौतियां भी, है ना। विभिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों पर भी बात करता है। साथ ही साथ उसकी प्रवृत्ति कैसी, प्रवृत्ति एक प्रकार से सोशल वर्क की कैसी प्रवृत्ति है, अभ्यास के दौरान में किस टाइप की प्रवृत्ति, कहने का मतलब हेल्पिंग नेचर, या आप ये कह लीजिए कि मेथड, टेक्निक, रिसोर्सेज इत्यादि के माध्यम से उस सेवार्थी या समाज के जो अंतर्गत क्लाइंट है, व्यक्ति है, असहाय महसूस कर रहा है तो उसको किस तरीके से मदद की जाए कि उस समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। तो किस तरीके की इसकी प्रवृत्ति है, यही टॉपिक है हमारे सामने। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से आप सभी लोग समझिएगा। समाज कार्य के संबंध में नवीन दृष्टिकोण एवं चुनौतियाँ। समाज कार्य के संबंध में कुछ प्रमुख दृष्टिकोण हैं, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, और जिनमें एक पॉइंट ये कहा गया है कि समाज कार्य के संबंध में कुछ अर्ध व्यावसायिक दृष्टिकोण है। देखिए, व्यवसाय समाज कार्य, यहाँ मैं टोटली अगर मैं आपसे बात करूँ इस पॉइंट में व्यवसाय समाज कार्य शब्द ही जुड़ा हुआ है केवल। परामर्श, नैदानिक समाज कार्य, सामूहिक कार्य, सामाजिक शैक्षणिक कार्य, परिवार, उपचार, चिकित्सा इत्यादि के माध्यम से जो भी आप सेवाएं प्रोवाइड करा रहे हैं सेवार्थी को, या जो भी आप सहायता प्रोवाइड करा रहे हैं, वो सभी क्रियाएं बेसिकली व्यवसाय दृष्टिकोण के अंतर्गत इन्वॉल्व होता है। तो जरा देखेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल हो सकता है। देखिए, यहाँ समाज कार्य के संबंध में हम लोग देख रहे हैं अर्ध व्यावसायिक दृष्टिकोण। ठीक है, प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे पॉइंट कि सामान्य कार्य क्षेत्र में कार्यरत अप्रशिक्षित कार्यकर्ता, देखिएगा बात को समझिएगा, एक होता है प्रशिक्षित कार्यकर्ता और एक होता है अप्रशिक्षित कार्यकर्ता के द्वारा जब किसी कल्याणकारी संस्था के कार्यक्रमों का अनुपालन किया जाता है। आप सोचिए एक बार, अप्रशिक्षित अगर कार्यकर्ता किसी कल्याणकारी संस्थाओं के या कार्यक्रमों का अनुपालन कर रहा है, यानी उसका यूज़ कर रहा है या उस प्रक्रिया में वो चीज़ें इन्वॉल्व हो रहा है ताकि लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ सके, तो एक ट्रेडिशनल शब्द बेसिकली पुराने समय से चला आ रहा है, उसको सामाजिक सेवा कहते हैं। क्या आपने कल्याण के आधार पे, आपने स्वयं की इच्छा के आधार पे कार्य किया है ना। तो स्वयं की इच्छा में बेसिकली ये शामिल नहीं हो पाता है कि अप्रशिक्षित कार्यकर्ता, परंतु अगर मैं अप्रशिक्षित कार्यकर्ता वहाँ पे शामिल कर देता हूँ तो वहाँ शामिल हो जाता है आपका अर्ध व्यावसायिक समाज कार्य, और यही अर्ध व्यावसायिक समाज कार्य की संज्ञा दी जाती है। जब कोई अप्रशिक्षित कार्यकर्ता है और वो किसी कल्याणकारी संस्था के कार्यक्रमों का अनुपालन कर रहा है, लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे बोला जाएगा अर्ध व्यावसायिक समाज कार्य। ये बात आप ध्यान रखिएगा, अर्ध व्यावसायिक, है ना। यहाँ अर्ध व्यावसायिक आप इस तरीके से लिख लेंगे, अर्ध व्यवसाय। ठीक है,
ऐसे अप्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का विचार है कि वे संस्थाओं के माध्यम से समाज कल्याणकारी का संचालन और अभ्यास करते हैं, अतः इन्हें व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित कार्यकर्ता के अनुरूप ही पद या स्तर या उपाधि प्रदान भी की जाती है ना। देखिए, ये एक प्रकार से अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, समाज कार्य के ही अंतर्गत ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, विचार हैं, और मेरे कहने का आशय यहाँ पर यह है कि यदि वो कल्याणकारी संस्था के माध्यम से समाज कल्याण का कार्य का संचालन कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, तो वहाँ व्यवसाय समाज कार्य का जो प्रशिक्षित कार्यकर्ता के अनुरूप का मतलब होता है एक प्रकार से उसके लेवल के आधार पे उसको स्तर, उपाधि, पद इत्यादि दिया जाता है। तो ये देखिए, कहने का अगर समाज कार्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये पॉइंट या विचार सत्य नहीं है, लेकिन ऐसी क्रियाएं बेसिकली आजकल हम लोग देख रहे हैं। समाज कार्य के क्षेत्र में व्यक्तिगत के आधार पर अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो विशेषज्ञ और नवाचार का बेसिकली निषेध कर दिया गया है एक प्रकार से, है ना। किसी के भी पास अगर कोई कार्य हो जाता है, मतलब उनको थोड़ी सी नॉलेज होती है उस पर, तो वो अपने आप के सोशल वर्क की ही भूमिका निभाने लगते हैं। तो यस सर। नहीं है, कहने का आशय ये है कि जरा सा भी वो अपने किसी भी एक्टिविटी में जरा सा भी अपने ज्ञान के आधार पे उन चीज़ों को सुचारू ढंग से चलाने की जब प्रक्रिया को आगे बढ़ाने लगते हैं, तो उस संदर्भ में उसको समझ लिया जाता है या उस तरीके की चीज़ें बेसिकली इम्प्लीमेंट हो जाती है। और ये मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई ये पहले नहीं चल रहा था या अब धीरे धीरे कम, हाँ ये है कि थोड़ी बहुत परिवर्तित हुआ है ऐसी कंडीशन, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें इन्वॉल्व है, आज भी इन्वॉल्व है, बड़ी बड़ी संस्थाओं में इन्वॉल्व है। यही वजह है कि वो लोग सामाजिक कार्यकर्ताओं की वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। जिस तरीके से आप देखते हैं कि सोशल साइंस के अध्यापक की भर्ती हो रही है, हिंदी के शिक्षकों की भर्ती हो रही है, आपने कहीं नहीं सुन रहे हो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता की भी भर्ती हो रही है। जब इस तरीके की वैकेंसी वगैरह निकलती है तब की मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर इस तरीके कुछ चीज़ें बन भी जाती है तो आपस में ही उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का प्रयास कर लेते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि एक प्रशिक्षित कार्यकर्ता का जो स्तर है, जो पद है, जो उपाधि, वो अपने आप वहाँ पे इन्वॉल्व करा देते हैं, उनको प्रोवाइड करा देते हैं। श्रीमती एक क्लार्क का नाम आ रहा है यहाँ पे। क्लार्क ने इस विचारधारा को अस्वीकार कर लिया। देखिए, ये मानते ही नहीं क्लार्क। यहाँ आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ ऊपर किस तरीके से बताया गया है और नीचे देखिए, ये क्लार्क महोदय इस विचारधारा को ये अस्वीकार करते हुए दो प्रमुख दोषों को स्पष्टीकरण कर दिया। दो प्रमुख जो दोष हैं उनको स्पष्टीकरण करते हुए कहा है। पहला इन्होंने बताया है कि यह कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता कि किसी समाज कल्याणकारी संस्था से संबद्ध रहकर कार्य करने वाले सभी कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। और ये बात देखिए सत्य है कि किसी सामाजिक कल्याण संस्था में, मान लीजिए अब आप वहाँ पे मेडिकल सोशल वर्क का कोई व्यक्ति नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है, फिर उन्हीं में से आप लोगों में से किसी व्यक्ति ने बना दिया उसको कार्यकर्ता, पद दे दिया, स्तर दे दिया, उपाधि दे दिया, जो कि वो मेडिकल सोशल वर्क या सामाजिक कार्य के अंतर्गत कोई शिक्षण प्रशिक्षण ग्रहण नहीं किया है। और इसी बात को क्लार्क क्या करते हैं, अस्वीकारते हैं, है ना, अस्वीकारते हैं। और इसी प्रकार प्रशिक्षित कार्यकर्ता के संदर्भ में अप्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को व्यावसायिक कार्यकर्ता के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। और ये बात आपकी जो यहाँ पे स्लाइड है, जिस पे मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। यही आपका एप्लीकेशन बेस्ड या कॉन्सेप्चुअल प्रश्न यही बनाएगा, यही पॉइंट, ठीक है, क्लार्क के अकॉर्डिंग। आगे बात करते हैं। आगे आपसे कहा जा रहा है कि दूसरी बात यह है कि समाज कल्याण संस्था से संबंधित सभी कार्यकर्ताओं को व्यावसायिक समाज कार्यकर्ता का पद और स्तर नहीं प्रदान किया जा सकता है। क्यों नहीं कर सकते आप? क्योंकि समाज कार्य को व्यवसाय के रूप में अपनाने वाले कार्यकर्ताओं को समाज कार्य के क्षेत्रांतर्गत या क्षेत्र के अंतर्गत विशेष शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होता है। स्पेशल एजुकेशन के लिए बेसिकली जो उसका मैनेजमेंट होता है वो एक व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता कर पाता है सही तरीके से, है ना। स्पेशल एजुकेशन की बात अगर हम करते हैं तो, है ना, टेक्निक होती है, उनमें विधि होती है,
उन विधि के माध्यम से उस सेवार्थी को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का पूरा प्रयास करता है। साथ ही साथ व्यावसायिक स्तर प्रदान करने वाले के लिए यह देखना आवश्यक है कि सामाजिक कार्यकर्ता को किस प्रकार और किस स्तर का प्रशिक्षण व व्यावसायिक ज्ञान दिया गया है ना। तो सामाजिक कार्यकर्ता को किस प्रकार का, किस स्तर का प्रशिक्षण, व्यावसायिक ज्ञान दिया गया, ये देखना अत्यंत आवश्यक है। तभी आप उसे व्यावसायिक समाज कार्यकर्ता का पद दे सकते हैं, अन्यथा नहीं देते। ऐसी दो बातें कहने वाले विद्वान क्लार्क का नाम आता है। ये बातें आपको ध्यान रखना होगा। ये नवीन दृष्टिकोण है, ऐसा मानना चाहिए। लोग आज के नवीन का मतलब क्या होता है, अभी जो हाल में इस चीज़ों को चल रहा है या कंडीशन जो बन रही है, ऐसी बात होता है ना। तो इन्हीं परिप्रेक्ष्य में केवल क्लार्क का नाम आप यहाँ पर अवश्य ध्यान रखेंगे नवीन दृष्टिकोण के अंतर्गत। अगला पॉइंट आपसे ये कह रहा है कि समाजकारी के संबंध में व्यावसायिक दृष्टिकोण, यानी एक व्यवसाय के रूप में समाज कार्यकर्ताओं को मानव व्यवहार के वैज्ञानिक सिद्धांतों और सामाजिक संस्थाओं की संरचना और संगठन का अध्ययन करना पड़ता है। और ये बात सत्य है। मानव व्यवहार को समझने के लिए आपको मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना चाहिए, वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए, सामाजिक संस्था और उसकी संरचना और संगठनों का आपको अध्ययन करना चाहिए। तभी आप सही तरीके से व्यवसाय की प्रक्रिया दर्शा सकते हैं। जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम मिलेगी, आपको मूल जो जड़ है वो आपको प्राप्त ही नहीं होगा। यह अध्ययन के माध्यम से मिलता है ना। तो मानव व्यवहार के लिए बेसिकली अध्ययन जरूरी है। सुव्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, वैज्ञानिक ढंग से आपको उसका अध्ययन करना पड़ेगा। आगे कहता है कि व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता सामुदायिक जीवन के प्रत्येक पक्ष, जैसे आप सब जानते हैं कि मानव व्यवहार को समझने के लिए मानव के कई पक्ष होते हैं, शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, नैतिकता का पक्ष, भाषाई पक्ष। ठीक उसी प्रकार से व्यवसाय समाज कार्यकर्ता जब समुदाय के जीवन के बारे में बात करना चाहता है तो उस दौरान कुछ वहाँ पर भी पॉइंट ऑफ व्यू या उसका दृष्टिकोण होता है। जैसे वृद्धाश्रम हो गया, अनाथालय हो गया, स्कूल यानी विद्यालय हो गया, अस्पताल, मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक, निगम यानी कॉरपोरेशन, कॉरपोरेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं निगम को? कॉरपोरेट कहते हैं, कॉरपोरेट, है ना। क्या बोला जाता बताइए, निगम को क्या कहा जाता है? किसी कॉरपोरेशन, ओके। और अनेक सार्वजनिक और निजी एजेंसियों में ये चीज़ें होती हैं जो ज़रूरतमंद व्यक्तियों और परिवारों की सेवा करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, सामुदायिक जीवन में भी इस तरीके की चीज़ें या घटनाएं घटित होती हैं। आप इन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं, जो है वृद्धाश्रम, अनाथालय, विद्यालय, और उसके बाद अस्पताल, मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक और निगम, और इसके अनेक सार्वजनिक और निजी एजेंसियां। सार्वजनिक का मतलब हो जाता है गवर्नमेंट, और निजी का मतलब हो जाएगा प्राइवेट, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाएगा कि जो व्यक्ति नीडी है उसी के आधार पे उसे सेवा प्रोवाइड करानी चाहिए, ठीक है। आज समाज कार्य केवल अच्छे कार्य करने और शोषित व्यक्तियों की सहायता करने तक सीमित ही नहीं है। एक व्यावसायिक समाज कार्यकर्ता का विशेष सामाजिक, आर्थिक, संवेगात्मक दशाओं के अंतर्गत व्यक्तियों के साथ कार्य करने के लिए ज्ञान और निपुणता का विकसित करना भी आवश्यक पड़ जाता है, ठीक है। तो ये केवल ज़रूरी यही नहीं है कि आप उसकी मदद कर रहे हैं या शोषित व्यक्ति का, या आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, या आप वहाँ पे उसको मार्गदर्शन दे रहे हैं या परामर्श दे रहे हैं, तो यहीं तक वो सीमित नहीं है। सेवार्थी के और समाज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसके आर्थिक, संवेगात्मक, सामाजिक इत्यादि ऐसी दशा है, एक इत्यादि ऐसी कंडीशंस बनती है। हमें उन सभी कंडीशनों को ज्ञान और निपुणता के आधार पर उसे हमें विकसित करना है, ठीक है, ताकि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। आगे कहता है कि अतः व्यवसाय समाज कार्य एक नियमित, यानी एक प्रकार से सतत या कंटिन्यूअस आप बोल सकते हैं, ठीक है, नियमित एवं विशेषीकृत शैक्षिक विधा विशेष के माध्यम से संचार के लिए सक्षम अपनी भिन्न प्रविधियां एवं सिद्धांतों से मुक्त होता है। आज समाज कार्य ऐसे संगठित व्यावसायिक संघों से युक्त है जो निष्पत्ति के मानकों के आचार संहिता में समावेशित व्यवहार को बनाए रखते हैं और समाज कल्याण के लिए सक्षम सेवा उपलब्ध कराने के उत्तरदायित्व का वाहन करते हैं या
यहाँ पर उस क्रियाओं को आगे बढ़ाते हैं। तो टोटली इस पैराग्राफ का कहने का आशय ये है कि आप अगर किसी कार्य को एक सफल पूर्वक या एक सक्षम तरीके से बनाना चाहते हैं तो आपको प्रविधि, सिद्धांत, तकनीकी इत्यादि के माध्यम से उनको आप समाज के मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ उसमें कुछ मानक होते हैं, जैसे मैं कहूँ कि आपको कोड ऑफ एथिक्स जैसे आचार संहिता हो गया, समावेशन का व्यवहार करना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड जैसी एक्टिविटीज़ को संचालित करना पड़ेगा, समाज कल्याण के लिए सक्षम सेवा उपलब्ध कराने के लिए ये काफ़ी उत्तरदायित्व और सकारात्मक साबित होगा। आचार संहिता हो गया, समावेशित व्यवहार हो गया, संचार भी हो गया, आपका शामिल हो जाता है इसमें, ठीक है ना। और साथ ही साथ व्यावसायिक संगठनों के जो संघ है वो भी शामिल रहेगा, प्रविधियाँ भी शामिल रहेगी, सिद्धांत भी शामिल रहेगा, ये सारी चीज़ें शामिल रहेंगी, तभी व्यवसाय समाजकारी कहलाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। तो ये एक पॉइंट आपको जो है इसमें ध्यान में रखना पड़ेगा इसके दृष्टिकोण से। उसके बाद आपको आता है समाज कार्य के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण आता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आशय क्या होता है कि समाज कार्य के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण की व्याख्या करने के संबंध में श्रीमती हेलन क्लार्क ने डॉक्टर हेलन विटमर की विचारधारा का सहारा लिया, जबकि विटमर की विचारधारा की आधारशिला मैलिनोवस्की द्वारा उद्धृत सामाजिक संस्था की परिभाषित कर रही थी। और इसी के आधार पर विटमर ने समाज कार्य को सामाजिक संस्था के रूप में स्वीकारा और इसके प्रमुख कारणों की चर्चा करते हुए समाज कार्य के निम्न तथ्यों पर भी प्रकाश डाला है। कहने का आशय ये है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की व्याख्या करने के संबंध में हेलन क्लार्क ने विटमर की विचारधाराओं का बेसिकली सहारा लिया। विटमर की विचारधारा यही थी, एक प्रकार से आप कह सकते हो कि समाज में सामाजिक संस्था के माध्यम से, सामाजिक संगठन के माध्यम से उसकी मदद की जाए, ठीक है, और सभी पक्षों पर। जबकि विटमर की विचारधारा की आधारशिला जो थी वो मैलिनोवस्की की थी, है ना, मैलिनोवस्की की थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं मैलिनोवस्की की समाज कार्य में क्या विचारधारा थी? बता सकते हैं प्लीज? मैलिनोवस्की समाज कार्य में विचारधारा क्या थी? यदि पता है तो बताइए, नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ भाई। नहीं पता है सर। नहीं पता सर। ठीक है, तो आप जल्दी बताया करो ना। अब देखिए, जो मैलिनोवस्की की विचारधारा थी वो सांस्कृतिक तत्व था। क्या था? सांस्कृतिक तत्व था। कहने का आशय ये था कि मैलिनोवस्की ने प्रकार्यवाद पर बात किया। मानव की आवश्यकताएं अनेक होती हैं, जैसे कि आर्थिक आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं और मानसिक आवश्यकताएं। उन आवश्यकताओं के आधार पर मैलिनोवस्की ने समाज कार्य को लेकर बात किया। इनका कहने का आशय ये था कि मानव केवल एक प्राणी शास्त्रीय प्राणी ही नहीं है, बल्कि एक सामाजिक प्राणी भी है, और इन दोनों ही रूपों में अनेक शारीरिक और मानसिक आवश्यकताएं होती हैं, और इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के बिना सामाजिक प्राणी की रूप में मानव का अस्तित्व कदापि बना नहीं रह सकता है। और इन्हीं दृष्टिकोणों में मैलिनोवस्की का नाम देखने को मिलता है, और यही चीज़ें शामिल हो जाती है विटमर में, और विटमर के बाद हेलन क्लार्क में। कैसे? कुछ बिंदुओं पर या कुछ तत्वों पर बात करते हैं। जैसे एक विचार यहाँ पे कहा गया कि समाज कार्य वास्तव में एक ऐसी व्यावसायिक सेवा है जो विशेष प्रक्रिया के द्वारा विशेष पद्धतियों के माध्यम से प्रदान की जाती है। समाज कार्य बेसिकली जब भी कार्य होता है उसमें विशेष पद्धति होता है, विशेष प्रक्रियाएं होती हैं, विशेष पाठ्यक्रम होता है, विशेष एक प्रकार से आप अध्यापक की भी भूमिका दी जाती है, विशेष अध्यापक की भी भूमिका सामाजिक कार्यकर्ता को दी जाती है ना। तो आप कह सकते हैं कि समाज कार्य करने के लिए सभी क्रियाएं बेसिकली स्पेशल होती हैं, विशिष्ट होती हैं। और जब कोई भी कार्य विशेष होता है तो उसका मतलब है कि यह एक प्रकार का व्यावसायिक सेवा है, प्रोफेशनल से जो है वर्क है। जब कोई भी क्रिया एक सुचारू ढंग से हो रहा हो तो ऐसी कंडीशन पर, और ये केवल सोशल वर्क में होता है। आगे, विशेष प्रक्रिया और पद्धतियों का प्रयोग संगठित तथा विशेष रूप से व्यक्तियों के निर्दिष्ट समूहों द्वारा किया जाता है। जो विशेष प्रक्रिया और पद्धति होती है इसका प्रयोग संगठन और विशेष रूप से व्यक्तियों के निर्दिष्ट समूहों के द्वारा ही किया जाता है।
साथ ही साथ जो समूह विशेष है, जो असहाय समूह है, जो असहाय व्यक्ति है, जो समस्याग्रस्त व्यक्ति है, उस पर यह लागू होता है। व्यक्तियों का यह निर्दिष्ट समूह समाज कार्य के विशेष मूल्य, आदर्श और दर्शन के आधार पर यह सहायता का कार्य करता है। समाज कार्य के द्वारा निष्पादित सहायता कार्य भौतिक उपकरणों के माध्यम से किया जाता है। बिटमन ने समाज कार्य को पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। आप ऐसा कह सकते हैं, जो यहाँ पे शब्द दर्शाया गया है, ठीक है। परिभाषित एक प्रकार से आप कह सकते हैं उपकरणों के माध्यम से, है ना, उपकरणों के माध्यम से आप कह सकते हो कि इस पर जो है विचार विमर्श किया जा सकता है या करने की क्रियाओं पर बल देता है। तो समाज कार्य के द्वारा निष्पादित सहायता कार्य भौतिक उपकरणों के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो बिटमर ने समाज कार्य के दृष्टिकोण से यहाँ पर कई शब्दों को लेकर रिप्रेजेंट भी किया है, उसको प्रस्तुतिकरण के रूप में भी शामिल किया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब समाज कार्य निष्पादित सहायता करने और भौतिक उपकरणों के माध्यम से किया जाता है, तो बिटमर ने समाज कार्य को पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिभाषित करने में जो है सफलता पाई, लेकिन इनकी परिभाषा अत्यंत संकीर्ण और सीमित थी, संक्षेप में थी। बिटमर ने समूह के अंतर्गत परिवार, पड़ोस, मनोरंजन केंद्र, शैक्षिक संस्था, चिकित्सालय, राष्ट्र आदि को स्वीकार कर लिया था। सामान्यतः यह देखा जाता है कि विभिन्न सामाजिक समस्याओं के अध्ययन और उसके संबंध में वैज्ञानिक तथ्यात्मक जानकारी के लिए समाज कार्य की विशेष प्रणाली समाज कार्य अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। केवल इतना ही नहीं है, बल्कि समस्याओं का समाधान प्रक्रिया में जानकारी हेतु उनका परीक्षण करना, पुनर्परीक्षण भी किया जाता है। इसी आधार पर समाज कार्य का दृष्टिकोण व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक दोनों हो सकता है। तो समाज कार्य का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, देखने का जो नज़रिया है, वो व्यवहारिक भी है और वैज्ञानिक भी है, दोनों चीज़ों पर शामिल होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, तो समाज कार्य के संबंध में कुछ अभ्यास के संबंध में चुनौतियों के भी बारे में जिक्र किया गया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं समाज कार्य अभ्यास के अंतर्गत कौन कौन सी चुनौतियां इन्वॉल्व हो सकती हैं आज के समय में, आज के दौर में अगर देखा जाए तो? प्लीज़। सर जी, क्या करें? अंधविश्वास जैसी प्रक्रियाएं। जी बिल्कुल, देखो आपने यहाँ पे जो एक शब्द जो बता रहे हैं, अंधविश्वास वगैरह की चीज़ें, वो भी चीज़ें शामिल होती हैं। देखिए, मेरे कहने का आशय यह है कि समाज कार्य में या समाज कार्य के लिए बड़ी चुनौतियाँ बेसिकली, जैसे अगर हम बात करते हैं तो व्यक्तिगत और पारिवारिक कल्याण को लेकर हम बात कर सकते हैं, सामाजिक ताना बाना की भी बात कर सकते हैं जिसको नेटवर्क कहते हो, न्यायपूर्ण समाज की भी बात कर सकते हैं, इत्यादि के माध्यम से हम लोग जो है देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से चुनौतियाँ के रूप में उभर के आता है। जैसे मैंने आपसे एक शब्द बोला कि व्यक्तिगत और पारिवारिक कल्याण के संबंध में, कि युवाओं के लिए स्वस्थ विकास सुनिश्चित करना। देखिए, स्वास्थ्य विकास के लिए अगर हम बात करें, युवाओं के लिए स्वस्थ विकास को सुनिश्चित करने के संदर्भ में, तो आप यहाँ पर बहुत सारी क्रियाएं बेसिकली शामिल होती हैं जिसे आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे युवा बेसिकली गंभीर मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक संबंध में समस्याओं से उपचार प्राप्त करते हैं। मजबूत सबूत हमें दिखाते हैं कि कई व्यवहार संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं को उभरने से पहले इसे कैसे रोका जा सकता है, और उन समस्याओं के प्रति वो बेसिकली जागरूक नहीं होते हैं, और उन्हीं के संदर्भ में वो सामाजिक कार्यकर्ता के पास आते हैं और वहाँ उसकी रोकथाम की लेकर, या युवाओं के स्वास्थ्य के संबंध में या वयस्क के संबंध में वहाँ से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो कुछ चीज़ें तो बेसिकली वो मानते ही नहीं युवा लोग। जब नहीं उन चीज़ों पर मानते हैं या उस टेक्निक को नहीं फॉलो करते हैं, तो उस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता टेक्निक और विधि इत्यादि के माध्यम से उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करता है। जैसे एक बात यहाँ पे देखो लिखा है कि चुनौतियाँ और क्या क्या हो सकती हैं। जनसंख्या में व्याप्त धार्मिक अंधविश्वास, ये बेसिकली क्या है, एक प्रकार से चुनौतियों का ही पार्ट है। जनसंख्या में व्याप्त धार्मिक बेसिकली अंधविश्वास, है ना। आप सब आज के दौर में देख भी रहे हैं
कि जनसंख्या में आज हमारी जो देश की जनसंख्या है, अंधविश्वास जो है बेसिकली ये प्रक्रिया आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है। यह समाज में फैला ऐसा रोग है जिसमें समाज की नींव जो है खोखली कर दी है कि नहीं। तो अंधविश्वास किसी जाति, समुदाय या वर्ग से संबंधित नहीं है, बल्कि यह समान रूप से हर किसी के अंदर विद्यमान है। अंधविश्वास में पड़ा हुआ मनुष्य कई बार इस प्रकार का कार्य करता है जो हास्यास्पद स्थिति पैदा कर देती है कि नहीं। अंधविश्वास मनुष्य को आंतरिक स्तर पर कमजोर बनाता है और वह ऐसी बातों पर विश्वास करने लगता है जिनका कोई औचित्य ही नहीं होता। मनुष्य इस विकार से ग्रसित हो जाता है तो समाज का बच पाना संभव ही नहीं होता है। भारतीय समाज की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी जड़ें बहुत गहरी है ना। भारतीय समाज में हर अच्छे बुरे काम में अंधविश्वास की छाया दिखाई दे जाती है। घर से निकलते हुए छींक आ जाना, बिल्ली का रास्ता काट जाना, है ना, पूजा के लिए दिए के बीच बुझ जाना, आधी रात में कुत्ता का भौंकना, का रोना इत्यादि इस तरीके की आपने चीजें सुने होंगी, है ना। जी सर। ये अंधविश्वास है। ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास बस भारतीय समाज में ही विद्यमान है, अदर कुछ कंट्रीज है, उन कंट्रीज में भी बेसिकली देखने को मिलता है ना। विदेशों में भी समान रूप से विद्यमान है, परंतु भारतीय में कुछ ज़्यादा है ना, भारतीय समाज में इसमें। अब अभी सर उसका एग्जांपल है सर, हाथरस में दिखाई दिया ना सर, हाथरस में जो कांड हुआ सर। हाथरस, बिल्कुल आपने कहा हाथरस का, लेकिन देखिए अभी उस बाबा को कुछ पता नहीं चल रहा है। मुझे लग रहा है केस दबा दिया गया है, सारा मैटर सॉल्व हो गया। अब तो कुछ आता भी नहीं कहीं पर भी न्यूज वगैरह। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसमें तो ज्यादातर सर इलिटरेट लोग उत्तर प्रदेश से और अलग जो इलिटरेट क्लास में मजदूर क्लास के लोग थे वही सब औरतें सब भरी हुई थी सर। अशिक्षा के कारण ही है सर सभी सब। ये सब अशिक्षा के कारण ही लोग जो है बेसिकली इधर अग्रसर करते हैं और वही रीज़न रहा है। जैसे धार्मिक अंधविश्वास में आज की अगर बात करें, हाल ही की बात है, ये 2 जुलाई की बात है और आप सभी लोगों को पता होगा लगभग 123 लोगों की मृत्यु हो गई थी, है ना, और वो भी चरण रज लेने के चक्कर में। ठीक है, वहीं बात करते हैं राजनीतिक संरचनाओं को लेकर। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि राजनीतिक जो संरचना है ये एक प्रकार से समाज कार्य अभ्यास में चुनौती का कार्य करता है? प्लीज बताइए। जी सर। यस सर। बिल्कुल। और यदि मैं आपसे ये बात कहता हूँ तो आप यहाँ पर बिल्कुल आप सभी लोग बताइएगा कि देखिए सामाजिक संरचना बेसिकली होता क्या है, पहले राजनीतिक संरचना होता क्या है, इस चीज़ को जानना अत्यंत आवश्यक रहेगा। क्योंकि सामान्य अर्थों में आप सब जानते हैं कि यह बेसिकली संस्थाओं और समूहों और एक दूसरे के साथ जो है उनके संबंधों को राजनीतिक प्रणाली के भीतर उनकी बातचीत के पैटर्न और राजनीतिक नियम कानून और राजनीतिक प्रणाली में मौजूद जो मानदंड हैं उन्हीं को ये संदर्भित करता है, इस तरह से कि वे राजनीतिक परिदृश्य और राजनीतिक इकाई का गठन करते हैं। इन्हीं प्रक्रिया में भी देखने को हमें मिलता है, एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं ये समाज के लिए चुनौती है ना, ये चुनौती है। सामाजिक क्षेत्र में इसका समकक्ष सामाजिक संरचना है, जहाँ राजनीतिक संरचना से तात्पर्य होता है कि सरकार चलाने के तरीके, और सरकार चलाने के तरीका बेसिकली अब आप मान लीजिए मोदी जी की सरकार चल रही है, कोई नई रणनीति कोई नया कार्यक्रम चलाया जा रहा होगा, योजना, अब अगली कोई सरकार आएगी उस रणनीति योजना कार्यक्रम को रद्द कर दिया जाएगा। क्या आप जानते हैं इस बात को? हाँ सर, बिल्कुल। जी सर, ऐसा होता है। ऐसा होता है कि भाई हम फलाने की राजनीति, हम फलाने की योजना या कार्यक्रम क्यों संचालित करें, है ना, उनको क्यों चलाएं? जी सर। ये बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही चीज़ें बेसिकली इसके अंतर्गत रिलेट होती है। एक आता है प्रतिकूल। देखिए, एक अनुकूल होता है, एक प्रतिकूल होता है। जब आपको अनुकूल की बात करता हूँ मैं तो आप सभी लोग का माइंड जो है क्लिक कर जाता है सकारात्मक जैसे शब्दों पर, है ना। लेकिन जब मैं प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपका माइंड जो क्लिक करना चाहिए
वो किन परिप्रेक्ष्यों में क्लिक होगा? प्लीज़ एक बार अपने विचारों का स्पष्टीकरण करेंगे। क्या नेगेटिव। नेगेटिव। देखिए यहाँ अगर मैं आप लोगों से निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू की बात करने की प्रयास कर रहा हूँ, वो भौगोलिक परिस्थितियों में, बट कैसे? अगर आप प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों पर बात कर रहे हैं तो कैसे? सर जैसे पहाड़ों पे लोग रहते हैं तो उनके लिए तो जो प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं ना। देखिए मेरा कहने का आशा ये है, थोड़ा सा यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। भौगोलिक परिस्थिति समझेंगे तो आपको प्रतिकूल समझ में आ जाएगा। भौगोलिक परिस्थितियाँ या निवास वाले देश के द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक भौतिक वातावरण को मान्यता देती है। ये प्राकृतिक भौतिक वातावरण को मान्यता देती है और दी भी जानी चाहिए, जिसमें पहलू शामिल हो आपको जल आपूर्ति, मिट्टी, अन्य खनिज संसाधन, वनस्पति, जीव, स्थलाकृति इत्यादि जो चीज़ें शामिल होती हैं, उन परिस्थिति में हम इसको बोलते हैं कि ये भौगोलिक परिस्थिति है, या आप कह सकते हो स्थिति, है ना। अब देखिए कारण यह है कि कुछ भौगोलिक परिस्थितियों में अगर मैं बात करता हूँ तो मैं अभी हाल ही की बात बता रहा हूँ, लगभग 2-3 साल पहले की बात। एक व्यक्ति मिला था, कुछ एक ऐसे शहर से था जो उसके शहर में अभी तक लाइट ही नहीं पहुंच पाई है। आज भी अपने इंडिया में कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर उनके यहाँ कच्ची सड़कें हैं, पर्याप्त जल नहीं है, पर्याप्त बिजली नहीं है। कुछ ऐसे गांव अभी भी हैं, वहां तक उनके पास समाज कार्य के संबंध में जो भी चलाई जा रही हैं नीतियाँ, योजनाएं, कार्यक्रम वगैरह आज भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। भारत में कुछ ऐसे गांव हैं जो अभी भी पिछड़े हैं, है ना, अभी भी पिछड़े हैं। हाँ सर, अभी तो बहुत है। आप अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो है ऐसे में बॉर्डर साइड अगर आप जाएंगे जब किसी भी एरिया के क्षेत्र के साइड में, तो आपको वहाँ पर दिखेगा एरिया, है ना, बॉर्डर की तरफ में, कि कुछ एरिया ऐसे मिलेंगे जो बेसिकली पिछड़ी एरिया है ना। वहीं अगर हम बात करते हैं संसाधनों का अभाव है, ये बहुत अहम रोल है। आज अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, विद्यालय हैं, संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, संगठन हैं जहां सोशल वर्क का काम होता है, लेकिन उनके पास सोशल वर्क का किट ही नहीं है ना। कि भी कम्युनिटी किट क्या होता है, ग्रुप किट क्या होता है, ये किट होती हैं जिनके माध्यम से समाज कार्य किए जाते हैं। रिसोर्सेज होते हैं, वहाँ रिसोर्सेज का अभाव है। किसी समस्या का समाधान करने के लिए उन समस्या के संबंध में आपके पास बेसिकली किट का होना अत्यंत आवश्यक है, यानी संसाधनों का होना अत्यंत आवश्यक है। संसाधनों के अभाव के कारण ये चुनौतियां बनी पड़ी है ना। समाज कार्य में भी अगर आप किसी कार्य पर अगर आप बातचीत करेंगे, अगर तुरंत तो आपके पास रिसोर्सेज आ नहीं जाएंगे, संसाधन आ नहीं जाएंगे, है ना। समस्या के जिस तरीके की समस्या होगी उसके आधार पे तो हमें संसाधन को लेना पड़ेगा, उन्हीं के आधार पे हमें संसाधन को लेना पड़ता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये अभाव हर जगह है, मैं कोई पर्टिकुलर एक जगह का नाम नहीं बता रहा हूँ, हर जगह इन्वॉल्व है ऐसी चीज़ें, है ना। एक आता है व्यक्तिपरकता और व्यक्तिवादिता, ये वादिता है, ठीक है, वादिता, ठीक है, व्यक्तिवादिता। एक मिनट, व्यक्तिपरकता का मतलब सिंपल सी बात हो जाती है, ये कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, आवाज़ मेरी क्लियर है? प्लीज़ एक बार स्पष्ट करेंगे। जी सर। यस सर। हाँ सर। ओके, अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ व्यक्तिपरकता से, यहाँ पे देखिए, सॉरी, यहाँ देखिए, यहाँ जो है स्वार्थ परकता है, स्वार्थ परकता है और व्यक्तिवादिता है ना, व्यक्तिवादिता है और स्वार्थ। अगर व्यक्तिवादिता की बात होती है सीधा सीधा व्यक्ति परकता को लेकर, यानी आप इंडिविजुअल परिप्रेक्ष्य में बात करने लगते हैं। तो आप बताइए, जब आप किसी व्यक्ति के आधार पे बात करने लगते हैं तो वहाँ बेसिकली क्रियाएं भेदभाव सहित हो जाती हैं। अगर आप जब किसी चीज़ को विषय वस्तु को मानकर कार्य करते हैं तो वहाँ पर भेदभाव रहित हो जाता है। व्यक्तिवादिता का आशय यही है। आप सबके संबंध में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो एक व्यक्ति को अपनी विशिष्टता के आधार पर कार्य करना चाहिए और अपनी व्यक्तिगत इच्छा को पूरा भी करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ दर्शाती हैं व्यक्तिवादिता, जो भेदभाव को, और ये चुनौती है, आ जाता है वहाँ पर भेदभाव, वहाँ आ जाता है। दूसरा स्वार्थपरकता, बहुत लोग होते हैं भाई स्वार्थ के प्रति कार्य करते हैं,
है ना। अब कुछ भी स्वार्थ हो सकता है, स्वार्थ कई टाइप के होते हैं, है ना। कोई पर्टिकुलर एक टाइप का स्वार्थ नहीं होता है, स्वार्थ परकता कई टाइप का होता है, कई दृष्टिकोण होते हैं स्वार्थ में। तो उन प्रक्रिया में अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो वह शब्द बेसिकली स्वार्थ दर्शाता है। और स्वार्थ का शाब्दिक अर्थ यही होता है कि दूसरों की परवाह किए बिना अपने या अपने आप या अपने लाभ या आनंद या कल्याण के लिए अत्यधिक विशेष रूप से जब चिंतित होते हैं तो वह कहलाता है स्वार्थ। वही स्वार्थ परिकता होता है, वही स्वार्थ परकता होता है। ऐसे शब्दों को आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। अपनी भलाई कर रहे हो, अपना हित कर रहे हो, अपना लाभ ले रहे हो, तो इन संदर्भ में स्वार्थ शब्द शामिल हो जाता है। अत्यधिक केवल अपने ही बारे में चिंतित होना स्वार्थ परकता को ही ये संदर्भित करता है। जनसंख्या वृद्धि और अशिक्षा ये भी एक चुनौती है ना। अगर आज मैं वर्तमान में आपसे बात कर रहा हूँ, भारत में वर्तमान में कितनी जनसंख्या है मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, 140 करोड़ सर। 140 प्लस है सर। जी जी सर, जी सर। 144 कहेंगे। आप सब ने हाल ही में नाम सुना होगा संयुक्त राष्ट्र के एक नवीनतम आंकड़े के अकॉर्डिंग, और ये 18 जुलाई 2024 की बात है। आज कितनी है? 18 जुलाई ही है आज, है ना। आज ही की बात मैं बता रहा हूँ। इन्हीं के आधार पे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये एक डेटा आपके सामने रिप्रेजेंट हुआ है, और इस डेटा को आप कह सकते हो कि 144 भारत की जनसंख्या बेसिकली दर्शाई जा रही है ना। भारत की वर्तमान जनसंख्या इतनी दर्शाई जा रही है ना। 2023 में 142 था, लेकिन ये अनुमान लगा के बताया गया है 2023 में जनसंख्या के आधार पर देशों में अगर प्रथम स्थान पर अगर आज वर्तमान में कोई है तो भारत है। क्या भारत की अधिक जनसंख्या वृद्धि होने के कारण क्या समाज कार्य अभ्यास में चुनौती है? बिल्कुल है, ये चुनौतियों का पार्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आने वाले समय में अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो ये बहुत आगे जाएगा, 160 जाने वाला है। वहीं कहीं 160 के बाद ही कहीं ये रुकेगा तो रुकेगा, है ना। ये चीज़ें आती हैं। और अशिक्षा की वजह से भी अभी आप किसी को गए कोई राय देने, है ना, तो वो राय आपको लेना ही नहीं चाहेगा आपको, क्योंकि वो खुद जानता है कि मैं बहुत बड़ा जानकार हूँ, शिक्षित हूँ, है ना। ऐसी बात मैं एक अशिक्षा के लिए बात कर रहा हूँ, एक अशिक्षित बात कर रहा हूँ, है ना। वो सोचता है कि हम ये सारी चीज़ें जानकार हैं, हम ये जानते हैं सारी चीज़ें, बात करवा लो उससे, जितनी भी बात करवा लो, है ना, क्योंकि उसे अपनी बात सिद्ध साबित करनी है ना। तो इसलिए वो बात कर रहा है आपसे, और वहाँ कोई ऐसी ट्रेडिशनल शब्दों का प्रयोग नहीं, कोई लॉजिक प्रयोग नहीं, केवल अपनी जिद पर काम कर रहा है, तो वह शिक्षा है। भले वो पढ़ा लिखा अगर इस तरीके से बात करता है तो वो भी एक प्रकार से अशिक्षित शब्द को ही प्रस्तुत करता है। वहाँ पे ऐसे शब्द जो है प्रस्तुत होते हैं, ये भी एक प्रकार का चुनौतियों का ही पार्ट है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने आता है शासक वर्ग का निरंकुशता। मुझे उम्मीद है आप सबको मालूम भी होगा निरंकुशता का शब्द के बारे में। निरंकुशता शब्द क्या है, मैं इसका मतलब बता दूं। वो इंसान या तंत्र जिस पर किसी का कोई नियंत्रण ही ना हो, है ना, जिस पर हाँ सर बिल्कुल जी सर। किसी का कोई नियंत्रण ना हो, एक तरह से सर तानाशाही। बिल्कुल। तब बताइए शासक वर्ग की निरंकुशता। अब आपको अपना ही चलाना है, आपके पास स्कूल है, आपके पास पैसे हैं, ज्ञान नहीं है लेकिन, ठीक है, और आप अपना ही शासन चला रहे हैं, आप अपने ही टेक्निक, अपनी ही चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, बात समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो निरंकुश शब्द यहाँ पे शामिल हो जाता है। और ये मैं आपको बता दूं, जब शासक वर्ग निरंकुशता जैसे शब्द को शामिल कर देता है
तो एक ऐसी शासन प्रणाली आ जाती है जिसमें एक व्यक्ति या पार्टी निरंकुश के पास सर्वोच्च और पूर्ण शक्ति के रूप में रिप्रेजेंट हो जाता है। जो चाहेगा वही होना है, उसके आधार पर कार्य होगा जैसा चाहेगा। आज भी अगर आप विद्यालय वगैरह में जाएं, स्पेशल एजुकेशन की बात मैं कर रहा हूँ, उनके पास प्लान नहीं होता है, टेक्निक नहीं होती है, आईईपी नहीं होता है उनके पास, ना ही ग्रुप टीचिंग होती है, ना ही ग्रुप स्किल होता है। लेकिन बात करवाओगे तो बहुत सारी बात कर देंगे। केवल एक बात जानते हैं, फ्लैश कार्ड का होना। हम फ्लैश कार्ड से सिखवाते हैं, क्योंकि खासकर जितने कार्य होते हैं स्पेशल एजुकेशन में, जब हम बात करते हैं आइडेंटिटी की, और आइडेंटिटी की जब कार्य होती है तो उस कंडीशन में बेसिकली चार्ट पेपर का ही यूज़ करते हैं हम लोग, फ्लैश कार्ड का ही यूज़ करते हैं हम लोग, है ना। इसी तरीके की चीज़ें जो है बेसिकली यूज़ करते हैं। तो उससे बोल देता है भाई कि हमने इस तरीके से करवाया। मेथड अगर लिख कर भेजता है अपनी डायरी पर तो उसे कहा जाता है कि भाई वहाँ पे कार्य कराया। अदरवाइज निरंकुशता जैसे शब्दों को वहाँ पर वो शामिल कर रहा है। भाई उसी की संस्था, उसी के एनजीओ जैसा चाहेगा वैसा करवाएगा। कौन देख रहा है वहाँ पे? क्लास में किसी पेरेंट्स को जाने के अलावा है ही नहीं, वेटिंग रूम में बैठे रहिए आप, ठीक है। तो इस चीज़ें जो है शामिल हो जाती हैं। हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये मैं खासकर स्पेशल एजुकेशन की बात में बता रहा हूँ। बाकी तो नॉर्मल स्कूलों में तो कार्य सामान्य तरीके से होते हैं, ठीक है, जो ऐसा चलाए जाते हैं। ये भी एक प्रकार से क्या है, ये एक चुनौतियाँ का पार्ट है समाज का। जब आप अपनी जिद पर कार्य करने लगते हैं, अपना कोड ऑफ एथिक्स बना देते हैं, अपने रूल बना देते हैं, है ना, इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं इसमें। जनता की उदासीनता, बहुत ही आसान शब्द है। जनता की उदासीनता क्या है भाई? अब जाहिर सी बात है, राजनैतिकता की अगर हम बात करते हैं तो वजह तो राजनीतिकता ही बन जाती है यहाँ पे। देखिए, उदासीनता एक प्रकार की निष्क्रियता और सभी किसी ऐसी चीज़ के प्रति प्रतिक्रिया की कमी को दर्शाता है जो सामान्य रूप से रुचि या भावना को उत्तेजित कर सकती है। तो उदासीनता एक उलझन भरी या निंदनीय जुनून की कमी का सुझाव देती है, जैसा कि निरंतर आप लोग देखते भी हैं। और खासकर मतदाता उदासीनता की समस्या खास हमें सामने आती है ना, उन संदर्भ में। और मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ जनता की उदासीनता रिलेट कराती है सामाजिक उदासीनता। चिंता के मुद्दों से प्रति सामूहिक जो उदासीनता होती है, वही प्रक्रिया में ये दर्शाया जाता है शब्द, है ना, उसी परिपेक्ष में आता है। तो व्यक्ति की राजनीतिक के प्रति उदासीनता या राजनीतिक सहभागिता में हरास से लगाया जाता है। जो भी उदासीनता का कार्य होता है जनता में, वो हरास से ही है। लोगों का शोषण होना, जनता का ही शोषण हो रहा है। योजनाएं चला रहे हो, योजनाएं मिल नहीं पा रही है। आप कहते हैं अकाउंट में 3,000 रुपये, 2,000 रुपये हर महीने मिलेंगे, 3,000, सभी को नहीं मिलती है, कुछ लोगों को मिल रही है ना। कोई कार्य करना अगर होता है तो उसके लिए इतना बड़ा प्रोसेस होता है कि अब पूछे मत, 1 सप्ताह तो काम लग जाता है उसमें। एक दिन अगर आप अपना समय निकाल के कहीं जा रहे हो, चाहे बैंक में जा रहे हो, चाहे आप तहसील, चाहे आप किसी भी जगह जा रहे हो, हॉस्पिटल, तो पूरा दिन आपका वहाँ पे लग जाता है। कोई सिस्टमैटिक ढंग से कार्य नहीं हो रहा है। जाने का मतलब क्या हुआ कि आप आधे घंटे से काम से निपटा के चले आओ, इसका मतलब यही होता है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दिन अपना खराब कर दो वहाँ पे, है ना। और भारत में खासकर ये क्या है, जनता की उदासीनता है, क्योंकि मैनेजमेंट नहीं है सही तरीके से। मैनेजमेंट का होना ज़रूरी है ना। और अगर आप मैनेजमेंट करना शुरू कर देते हैं तो कार्य में बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो वो कार्य करने के लिए इच्छुक नहीं रहेंगे, क्योंकि पता ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होना चाहिए जो बेसिकली जानकार व्यक्ति है, जिनकी जानकारी नहीं है वो उसमें चले जाते हैं। एज ए प्रोफेशनल सोशल वर्क, अगर इस चीज को आप चुनौतियों को आप गिनाते हैं और अगला आदमी आपसे कुछ पूछता है कि इसका आखिर जिम्मेदार कौन है, क्या जवाब रहेगी सर? देखिए, ये चुनौतियाँ बेसिकली क्या है कि जिम्मेदार यहाँ पे सरकार भी है, लोग भी हैं। लोगों में अब मैं तो कहूँगा सबसे अहम भूमिका तो सरकार की है, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यदि सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है ना। अगर चाहे सरकार तो सब कुछ हो सकता है। सरकार से बड़ा कोई चीज़ है नहीं इस यहाँ पे, है ना। सरकार से बड़ी कोई चीज़ है ही नहीं। अब सरकार अगर हर जगह, मेरा अब ये नहीं कि मैं हर जगह कहूँ कि सोशल वर्कर ही जाए, भाई जो जिसका जहाँ रोल है वहाँ पर वो बखूबी ढंग से निभाए, है ना। एक व्यक्ति जैसे अब मान लीजिए कोई कार्य कर रहा है तो कहेगा भाई कारण क्या है कि 4-6 घंटे 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 1 घंटे में उसमें लंच होता है, ठीक है।
और बचा आपके पास 7 घंटे। 7 घंटे में आप ऐसे काम करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट हैं आप, पैसे आने हैं आपको, है ना, तो आप ऐसे काम करेंगे कि भाई जाहिर सी बात है कि कार्य में कोई प्रोग्रेस दिखेगा ही नहीं, दिखेगा, कोई प्रोग्रेस नहीं दिखेगा। मैं चाहे किसी भी, मैं पर्टिकुलर कोई एक चीज़ को पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कर रहा हूँ, सभी फील्ड की बात मैं कर रहा हूँ, सभी फील्ड में इसी तरीके का है। आधार कार्ड में अगर नाम परिवर्तित करना, भैया 1 हफ्ते लग जाएंगे, है ना, 1 सप्ताह लग जाएंगे आधार कार्ड को लेकर। कोई भी कार्य ले लीजिए, कोई सुचारू ढंग से सही तरीके से कार्य नहीं। मैं तो कह रहा हूँ सीधा रद्द, सीधा आप उनको, मैं कह रहा हूँ सजा दो भाई, जेल भेजो, नौकरी तो गई गई, जेल भी भेजो उस व्यक्ति को जो व्यक्ति इसमें हस्तक्षेप कर रहा है ना। तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और उनके पास क्या है कि जैसे नहीं होता है, एक आप लोगों ने देखते हैं हमारे पास, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर होते थे, भाई 15 प्लेयर सुना होगा आप लोगों ने, इम्पैक्ट प्लेयर वगैरह का नाम। तो हमारे पास ऐसे और भी व्यक्ति होने चाहिए, ऐसे और जो है कार्यकर्ता रखे रहने चाहिए। तुरंत इनको हटाओ, उसको पोस्ट दो, हाँ, उसको तुरंत रखो वहाँ पे। और ये जब इस तरीके से तीव्र गति, हर जगह हर स्टेट में इसी तरीके से कार्य होते हैं, है ना, तब जाके वहाँ पे ग्रोथ होती है, डेवलप होता है। किसी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात करें, आज क्यों डेवलप कर रहा है भाई, वो पैसे तो लेता है, क्यों करता है, क्योंकि उस पर हर एक पॉइंट पर नोट होता है, हर एक पॉइंट देखता है वो, हर एक पॉइंट चीज़ें जो है उस पर आजकल कार्य होते हैं प्राइवेट में, इसलिए वो ज़्यादा लेते हैं पैसे। कारण यही है। गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। हॉस्पिटल में चले जाइए, लंबी कतार लगेगी आपको दवा लेने के लिए, डॉक्टर को दिखाने के लिए, ये चीज़ें हैं। और देखो नीचे वाली पॉइंट में लिखा हुआ है सरकारी प्रयासों का अभाव। सिराज, शायद आप ही का डाउट था, अब आप क्या विचार मानते हो? मेरा जी नहीं वही सर, जैसे सर अपन लोग सर इंटरव्यू में जाते हैं ना, जैसे चुनौतियां गिनाते हो, तो वो काउंटर क्वेश्चन फिर दोबारा पूछा जाता है कि आप इसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराते हो, ये सब चीजें जो होती है। इसमें अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपकी संस्था है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपके ऊपर सब कुछ है, तो आप इसके जिम्मेदार हैं, है ना। हम कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? आपने हमें तो रखा है, आपने हमें चुनाव किया है, आपने हमें चयन किया है। हो सकता है आप में कोई चीज़ों का अभाव रहा होगा जिसकी वजह से आपने मुझे चुनाव किया, और मैं सही तरीके से आपके खरा नहीं उतर पा रहा हूँ। हो सकता है, ये मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, सरकार तो है ही है अपनी भूमिका। और मैं आपको बताऊं, इस तरीके के लोग होने चाहिए, एक्टिव लोग होने चाहिए सर। इसके और भी, जी बिल्कुल, बताइए क्या कह रहे सर, इसके और भी सर कुछ कह रहे थे आप कह रहा हूँ सर, इसके कुछ व्यक्तिगत, हाँ सर, इसके व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं। जी इसके अलावा सर समाज में व्याप्त, सर बिल्कुल व्यक्तिगत वर्क, अगर आप कोई पर्टिकुलर अपने, अब आज के समय में क्या है, लोग अपने ही फायदे के लिए कार्य करते हैं। मैंने ऊपर भी आपको बताया है, एक चुनौतियाँ बताया है ना, कि अपने लाभ के लिए काम करना, अपने फायदे के लिए कार्य करना, वो क्या दर्शाता है? वो कहीं ना कहीं व्यक्ति परकता या व्यक्तिवादिता शब्द दर्शाता है। स्वार्थ प्रति कार्य होना, उसी को दर्शाता है ना। देखो, लोगों का कल्याण होना चाहिए, लोगों का कल्याण होना हमारा ये सर्वप्रथम कार्य है। सर जब तक जो सरकार में ऐसे लोग रहेंगे, अशिक्षित लोग रहेंगे और क्रिमिनल टाइप के लोग रहेंगे, तब तक कुछ भी भला नहीं हो सकता, कुछ भी कर लो। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छा बोले सर, अच्छी बात बोले सर। भ्रष्टाचार की बात करते हैं। भ्रष्टाचार जैसा कि आपको पता ही है, हर चीज़ में भाई देखो, पेपर तो ऐसे ही लीक हो जाते हैं कि आप पूछो, बच्चे ने इतने अच्छे से तैयारी करके गए, पेपर उनका अच्छा खासा गया, उम्मीद थी बहुत बच्चों का भाई कि भाई इस बार 33 साल की एज है, 32 साल की एज है, शायद हमारा क्रैक हो जाए, JRF बढ़ा दिया कुछ समय, हो सकता है डेट ऑफ बर्थ उसका कंप्लीट हो गया होगा इसी गैप में, है ना। अब वो बेचारा कहाँ जाएगा, उसका JRF कहाँ खत्म, है ना। तो ये भी एक प्रकार से क्या है, भ्रष्टाचार का, हाँ सर बिल्कुल, है ना। ये रीजंस बन जाते हैं एक प्रकार से। और जो भ्रष्टाचार, तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को, भ्रष्टाचार आप अच्छे तरीके से जानते हैं, आप लोगों से बेटर कौन जान सकता है भ्रष्टाचार के बारे में। और इसका मीनिंग सीधा बनता है, दूषित और निंदनीय आचार्य विचार,
जैसे अभी सर पूजा खेड़कर का चल रहा है सर मामला, भ्रष्टाचार का तो मामला उठाएगा सर यूपीएससी में सर अभी। हाँ, मैंने भी एक न्यूज़ ये सुना था, लेकिन मैंने इसके न्यूज़ के बारे में डिटेल जानकारी नहीं जी सर, वो मेंटल डिसेबिलिटीज का वो सर्टिफिकेट लगा के और यूपीएससी क्वालिफाई किए सर, और सीएल में क्रीमिलियर में क्वालिफाई किए सर। फिर बाद में उसका पूरा चेकअप किया गया, पूरा रिसर्च किया गया, तो मालूम चला सर कि पूरा आज, जबकि एम्स के थ्रू 6 बार उसको कॉल किया गया है कि डिसेबिलिटीज को चेक कराने के लिए, एक बार भी नहीं गई सर। और साथ में ओबीसी सर्टिफिकेट भी फर्जी है। हाँ सर, उसमें भी बताइए, उतनी बड़ी इंडिया के सबसे एग्जाम में उसमें बड़ी इतने चीट फंड करके, और अगला प्रशासनिक विभाग भी उसकी जांच पड़ताल नहीं किया, उसको यहाँ तक अपॉइंटमेंट ट्रेनिंग करा दिया सर, उसके बाद मालूम चलता है सर। बताइए अब क्या किया जाए, ये है भारत में इस तरीके की समस्या है। कहाँ सर से ये पढ़े लिखे लेट लपेट जो बेचारे, सिस्टम चलता है ना इंडिया के अंदर, कि जबकि सब कुछ डिजिटल होने के बावजूद भी जितना सब कुछ लेट होता है, आजकल हर एक चीज की यूनिक आईडी है, सारी चीजें होती हैं, है ना, फिर भी वो एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है ना। अब बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे लोग आईटीआर फाइल कर रहे हैं और आधार कार्ड सेम जगह वो राशन भी ले रहे हैं, ऐसी भी स्थितियां हैं। तो वही है सर कि जब ये सब लिंक है एक दूसरे से और फिर भी लिंक नहीं है, पता नहीं कैसे। देखिए सर, मैं बता दूं आपको, सब अपना स्वार्थ या अपना हित के चक्कर में जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो बेसिकली मेहनत कर रहे हैं, उनका भविष्य खराब हो रहा है, उनका भविष्य जो है खराब कर रहे हैं ये लोग, है ना। अरे भाई, अगर नहीं करना है तो ढंग से करो, है ना। अच्छा, ये भी अपने आप को बड़ा शहंशाह समझते हैं कि अगर मैंने कोई ये भ्रष्टाचार वाला काम किया, अच्छा इतना चौड़े होके बोलेंगे, भाई पेपर लीक हो जाएगा, पेपर मुझे मिल जाएगा, ये मतलब इतने चौड़े होके बोलेंगे कि ऐसा बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, है ना? या ये कार्य कर देंगे हम तो हमारे लिए बड़ा अच्छा कार्य होगा, लेकिन जो कि ये एकदम नेगेटिव कार्य है ना? एकदम नेगेटिव कार्य, ऐसा होना नहीं चाहिए। आगे सर जो राजनीति से जुड़े लोग हैं, मतलब जो जुड़े से मतलब मेरा जो, चाहे वो सरकार हो या अपोजिशन हो, सबका एक ही मुद्दा होता है कि अगर स्टूडेंट पढ़ लिख जाएगा तो वो अपने काम में व्यस्त हो जाएगा, तो हमारी रैलियों में कौन आएगा। ठीक है, सभी का यही फंडा है कि कैसे भी करके इनको रोजगार से ना जोड़े और इन्हें फ्री रखे, तभी तो ये रैलियों में आएंगे। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप, ये इन्हीं का चीज़। अच्छा, उसमें से आपको क्या बताया जाए कि उनके लिए भी काम नहीं होता, जो रैली उनकी कर भी रहे हैं ना। आप सोचो कि हम रैली में जा रहे हैं, हमारा बेनिफिट होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बेनिफिट उनका होता है जो गवर्नमेंट में जो बैठे हैं या फिर जो अपोजिशन है या मतलब कोई भी पार्टी है, उनका बेनिफिट होता है। इस तो हमेशा स्टूडेंट ही रहा है। अब क्या है, जैसे मैं हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मेरी जॉब लग जाती है तो हम लोग वही टाइम हो जाएगा 10 से 5, है ना, हम उसी में बिजी रहेंगे। और अगर वो फ्री रहते हैं और हमारे पास कोई काम नहीं, तो हम क्या करेंगे कि भाई कुछ नहीं तो चलो रैली में चल रहे, नेतागिरी कर रहे, है ना। तो नेताओं को फायदा होता है, स्टूडेंट्स का या फिर विद्यार्थियों को कोई फायदा नहीं, युवा को कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही सही विचार आपने व्यक्त किया यहाँ पे, बहुत बढ़िया। अब देखिए, इसी यूनिट नंबर 1 के ही अंतर्गत हम अगर सिलेबस में बढ़ेंगे आगे, तो हमारे सामने एक मिलता है विविध परिवेश, यानी एक विभिन्न प्रकार का वातावरण। उनमें जब समाज कार्य का अभ्यास होता है, तो जिसमें एक परिवार मिलता है, एक बाल कल्याण, युवा कल्याण, उद्योग, वृद्ध व्यक्ति, दिव्यांग, पर्यावरण, महिला कल्याण, स्वास्थ्य देखभाल और आपदा प्रबंधन, ऐसे शब्द हमारे सामने आते हैं। मैं आप सभी से बात करने चल रहा हूँ परिवार को लेकर। देखिएगा, जो परिवार है, बेसिकली आप सब जानते हैं, परिवार शब्द का अंग्रेजी में हम लोग इसे जो है फैमिली नाम से संबोधित करते हैं। और फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, और लैटिन भाषा में हम लोग इसे फैमिलस शब्द के नाम से जानते हैं, फैमिलस शब्द से, और जिसका मतलब होता है माता पिता, बच्चे, नौकर, दास से निर्मित समूह से होता है, जिसको परिवार कहते हैं। तो इसलिए आप कह सकते हैं, बहुत सारे एजेंसी हैं, बहुत सारे NGOs वगैरह हैं, उसमें काम अगर आप कर रहे होंगे तो लोग कह सीधा बोलेंगे आप हमारे परिवार जैसे हैं, है ना, आप हमारे परिवार जैसे हैं, है ना। तो कहने का मतलब माता पिता तो चलो पता चलता है, बच्चे भी पता चल जाता है ना। नौकर दास को भी परिवार के रूप में उसको मान लेते हैं। तो एक डेफिनेशन दी गई है फैमिली शब्द में
है ना। और कहा गया है कि समाजशास्त्र के आधार पर भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बताया। एक मैकाइवर पेज का नाम आता है, परिवार में बड़ा ही फेमस रहा है। कहता है कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों के द्वारा परिभाषित होता है। जो बच्चे के जो है एक प्रकार से अगर हम बात करें जनन और लालन पालन की व्यवस्था करता है, वही परिवार कहलाता है। समाज की सबसे छोटी इकाई अगर कोई है तो वो क्या है? परिवार है, वो परिवार है। तो परिवार एक ऐसा समूह है जिसके लक्षण सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और जनन है, जिनमें दो लिंगों के बलिंग शामिल होते हैं, जिनमें कम से कम दो व्यक्तियों के या दो व्यक्तियों में स्वीकृति होती है जहां यौन संबंध होता है, और जिन बलिंग व्यक्तियों में यौन संबंध होता है उनके अपने या गोद लिए हुए एक या अधिक बच्चे होते हैं, उसी को परिवार कहा जाता है। तो परिवार एक सामाजिक इकाई है। विश्व के समाज में अनेक विभिन्नताओं के बावजूद परिवार में घटक के रूप में पति पत्नी तथा उसके बच्चे होते हैं। भारत में संयुक्त और एकल दोनों प्रकार के परिवार देखने को मिलते हैं। भारत में और भी परिवार हैं, आप लोगों से मैं बात करूंगा, ठीक है। संयुक्त परिवार की जब हम लोग बातचीत करते हैं तो संयुक्त परिवार की परिभाषा हमारे सामने रिप्रेजेंट हो जाती है आनुवंशिकता को लेकर, दादा दादी शब्द लेकर, है ना। उसमें कई सदस्य होते हैं। तो संयुक्त परिवार की परिभाषा क्या बनती है, बता सकते हैं? संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली, एकल वंश। संयुक्त परिवार वो होता है जिसमें सभी लोग आते हैं, दादा दादी, चाचा चाची। बिल्कुल, और संयुक्त परिवार वह इकाई है सर जिसमें स्त्री पुरुष पति पत्नी चाचा ताऊ भाई भतीजा एक साथ ही एक ही जगह पर निवास कर रहा है, जिनकी सम्मिलित आय सम्मिलित संपत्ति होती है, वही जो संयुक्त परिवार कहलाता है। आप लोगों में से किसी न किसी का तो होगा ही अभी भी संयुक्त परिवार, जॉइंट मेरा ही फैमिली। है। जी सर। ठीक है। अब संयुक्त परिवार में बेसिकली अगर हम बात करते हैं, उसके बाद एक एकल परिवार भी होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने एक एकल परिवार की परिभाषा क्या होती है? एकल परिवार जिसमें सर पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे हो। बिल्कुल, आपने सही जवाब दिया मैडम। पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे, जहां बेसिकली हमें देखने को मिलता है एकल परिवार, है ना। और यही सही जवाब है। एकल परिवार को हम लोग जो है न्यूक्लिक फैमिली भी बोलते हैं, परमाणु परिवार भी इसको कहा जाता है हिंदी में। एक ऐसा परिवार जिसमें एक माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे, पहले बेटर रहेगा, है ना। ठीक है, ये बेटर रहेगा, एकल परिवार। अब देखिए, एकल परिवार और संयुक्त परिवार हो गया। अब आगे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि भारत में विभिन्न वर्गों के लिए वर्ष 1951 में कल्याण विकास और सशक्तिकरण का कार्य योजनाबद्ध प्रकार से प्रारंभ किया गया था भारत में, है ना। अब आप कह सकते हैं कि 1951 में जब पहली पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी तो उस दौरान कल्याण और विकास और सशक्तिकरण का कार्य योजनाबद्ध प्रकार से प्रारंभ हुआ था, जो लघु का पार्ट बनता है, लघु कार्य का पार्ट बनता है। योजनाबद्ध रूप से कार्य प्रथम पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन के साथ प्रारंभ किया गया था, और इसी योजना में परिवार के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा भी गया कि परिवार का पूर्ण उत्तरदायित्व 3 प्रकार के स्तर से होता है, जैसे परिवार, क्षेत्रीय, समुदाय और राज्य द्वारा संयुक्त परिवार से वहन किया जाना चाहिए, है ना। तो इन्होंने बेसिकली एक प्रकार से रिप्रेजेंट किया है कि कल्याण पूर्ण उत्तरदायित्व 3 प्रकार से हो सकता है। एक तो परिवार के आधार पर करेगा उसका कल्याण, एक तो क्षेत्र समुदाय के आधार पर करेगा कल्याण, एक तो राज्य आधार पर करेगा। जब तीनों की चीज़ों को शामिल कर दिया जाता है तो उसको बेसिकली सेंट्रल लेवल का मान लिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से मिलता है। परिवार कल्याण कार्यक्रम है। भारत में परिवारों की दशा सुधारने के लिए ये परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाए गए थे। उनके कल्याण के लिए केंद्रीय समाज कल्याण परिषद ने भी कल्याण कार्यक्रम चलाए, और उन कार्यक्रमों के कुछ निम्न प्रकार भी देखने को मिले। किसके? केंद्रीय समाज कल्याण परिषद, है ना। ये भूमिका देखने को मिलती है। देखिए, ये सारे के सारे पॉइंट अगर हम बात करते हैं ना, इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, है ना। आगे बढ़िए, देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं।
देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूँ समाज कल्याण विभाग के आधार पे, तो उसने भी परिवार कल्याण के लिए भूमिका निभाई है। 14 जून 1964 से उसकी स्थापना हुई थी समाज कल्याण विभाग की। फिर केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का नाम आपने 12 अगस्त 1953 का नाम सुना होगा। दुर्गाबाई देशमुख का नाम, उसने भी परिवार कल्याण को लेकर कार्यक्रम बनाए। आपने सुना है कि नहीं सुना है, बताइए। बिल्कुल आपको सुना होना चाहिए इसके संबंध में, है ना। दुर्गाबाई देशमुख की अहम भूमिका। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। फिर कल्याण विस्तार परियोजना को लेकर प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण पिछड़े जो क्षेत्र हैं, जो शहर के मलिन बस्ती में रहने वाले जो महिला जो बच्चे हैं, उनके मौलिक कल्याण सुविधाएं, मौलिक का मतलब होता है बेसिक फंडामेंटल जो ज़रूरतें हैं, उन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए इन परियोजनाओं को 1954 में प्रारंभ किया, स्टार्ट कर दिया गया। प्लान तो बेसिकली बनाया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में ही, हालांकि 1951 भी आप यहाँ पर रिलेट करा सकते हैं, लेकिन स्टार्ट किया गया इसका प्रारंभ जो है हुआ 1954 में। और इन्हीं परियोजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक परियोजना के 5 केंद्र थे, जिसके माध्यम से बच्चों और महिलाओं की बहुउद्देशीय सुविधाएं प्रदान की जाती थी, जिसमें एक आता है आपके सामने कल्याण विस्तार परियोजना, और इसको बोला गया समन्वय पद्धति। ये 1954 की कल्याण विस्तार परियोजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के या अवधि में सामुदायिक विकास के अंतर्गत स्टार्ट हुआ। आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। बताइए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का नाम सुना है? जी सर। जी सर। यदि आपने सामुदायिक जी, जी विकास सर। कार्यक्रम का नाम सुना है, तो मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण समाज में एक एकीकृत विकास लाना जो लोगों के जीवन के सभी पहलुओं को कवर करता था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो शुरू हुआ था वो 2 अक्टूबर सन 1900 स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इन्हीं परियोजनाओं के लिए सामुदायिक विकास खंड और सलाह की सहायता ली गई, और सामुदायिक विकास खंडों की सीमा को स्थापित किया गया, क्योंकि इस प्रकार विचार किया गया कि सामुदायिक विकास महिलाओं और बच्चों के विकास के बिना संभव ही नहीं हो पाएगा। और ये बात सत्य भी है, ये बात सत्य भी है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है देखने को मिल जाती है। CDP को लेकर फोकस किया जाता है ग्रामीण समुदाय पर, इस पर खास फोकस जो है ग्रामीण समुदाय है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग आगे इसको स्टार्ट करेंगे। कल आपका ये पॉइंट समाप्त होगा, कुछ हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री पर भी कल की क्लास में। आपकी 2 से 3 क्लास, मतलब इस संडे के पहले आपको कल 2-3 दिन है, मतलब संडे तक में आपका ये यूनिट फर्स्ट समाप्त हो जाएगा, ठीक है। यूनिट फर्स्ट समाप्त हो जाएगा, इसकी पूरी PDF भी आपको मिल जाएगी, आप निश्चिंत रहें, ठीक है। इसके बाद जैसे यूनिट समाप्त होगा आपके केवल प्रैक्टिस चलेंगे, 2-4 दिन चलाऊँगा, और फिर उसके बाद आप लोगों का जो है वीडियो का पूरा प्लेलिस्ट और PDF आपको एक साथ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूँगा, वो भी UGC नेट के दिसंबर वाले ग्रुप में, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग। ओके सर, थैंक यू सर सुबह 9 बजे में जो लिंक